In this lecture we will discuss about the indirect acting cholinergic agonist। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने कोलिनर्जिक सिस्टम की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। उसकी क्लासिफिकेशन में हमारे पास कौन सी ड्रग आ रही थी, एक इंटैगनिस्ट आ रही थी, एक इंटैगनिस्ट आ रही थी। इंटैगनिस्ट में आगे से एक डायरेक्ट एक्टिंग था और एक इनडायरेक्ट एक्टिंग था, और इंटैगनिस्ट की आगे हम फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। जो एगनिस्ट था उसमें हमने डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ ली थी, और अब हमने उसमें पढ़नी है इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगनिस्ट। जो इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगनिस्ट हैं उनको हम कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर और एंटी कोलिन एस्ट्रेज एजेंट्स भी कहते हैं। अब ये इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगनिस्ट दो में डिवाइड होती है, इरिवर्सिबल ड्रग्स में और रिवर्सिबल ड्रग्स में। इरिवर्सिबल ड्रग्स में इरिवर्सिबल ड्रग्स और इनडायरेक्ट से हमें पता चलता है कि जैसे कि डायरेक्ट एक्टिंग में वो डायरेक्ट एक्ट करके रिसेप्टर्स पे एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर रहा था, हमारी कोलिनर्जिक एक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही थी। लेकिन इसमें क्या होगा कि वो इनडायरेक्टली एसिटाइलकोलिन को इंक्रीज़ करेगा, और रिवर्सिबली यानी कि रिवर्सिबली करेगा। बाद में अगर हम कोई ड्रग देते हैं तो वो डी अटैच हो जाएगी और कोलिनर्जिक एक्टिविटी कम भी हो सकती है। लेकिन जो इरिवर्सिबली है, जैसे कि आपने इरिवर्सिबल उसमें पढ़ा होगा, जो हमारे पास रिसेप्टर एंजाइम रिसेप्टर या एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें जो इरिवर्सिबल होता है, अगर इस तरह का कोई सबस्ट्रेट आके अटैच हो जाए तो वो एंजाइम्स को इरिवर्सिबली ब्लॉक कर देता है। इसी तरह यहाँ पे ड्रग में भी सेम केस है। अब हम बढ़ते हैं इसका मैकेनिज्म कि किस तरह ये इनडायरेक्टली कोलिनर्जिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगी, यानी कि एसिटाइलकोलिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेगी। लास्ट लेक्चर में अगर हम छोटा सा रिव्यू लेते हैं तो यहाँ पे हमारा एसिटाइलकोलिन बन रहा था। हमने उसकी स्टोरेज, पेरिसिंथेसिस, स्टोरेज, रिलीज़ सारे स्टेप्स पढ़े थे। यहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हुआ। एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होने के बाद यहाँ पे एक मॉइस्चर था जिसे हम कह रहे थे एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस, जो हमारा डिग्रेडेबल मटेरियल था, जो क्या कर रहा था, एसिटाइलकोलिन को डिग्रेड कर रहा था। अभी एसिटाइलकोलिन को डिग्रेड कर रहा था तो एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन कम हो रही थी। हम क्या कर रहे थे, हम उसको डायरेक्टली ड्रग्स दे रहे थे। ड्रग्स क्या कर रही थी, डायरेक्ट मिमिक कर रही थी एसिटाइलकोलिन के फंक्शन को मिमिक कर रही थी। तो इसी तरह उनके रिसेप्टर्स भी आके बाइंड कर रही थी, जिनको एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस डिग्रेड नहीं कर रहा था, रिसेप्टर पे बाइंड कर रही थी और कोलिनर्जिक एक्टिविटी इंक्रीज़ कर रही थी। अब ये इनडायरेक्टली क्या करेंगी, ये वाली जो ड्रग्स हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ये क्या करेंगी, ये जो हमारे पास एक डिग्रेडेबल मॉइस्चर है ये इसको इनहिबिट कर देंगी, यानी कि ये इसको ब्लॉक कर देंगी। जब ये इसको ब्लॉक करेंगी तो जो हमारे पास एसिटाइलकोलिन है वो डिग्रेड नहीं होगा। जो नेचुरली अक्रिंग एसिटाइलकोलिन है जब डिग्रेड नहीं होगा तो यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा तो उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी। जब एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन साइनेप्टिक लेफ्ट में इंक्रीज़ होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारी कोलिनर्जिक एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। यहाँ पे हम पढ़ते हैं ड्रग इनहिबिट एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस। ये ड्रग होती है वो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस को इनहिबिट कर देती हैं, सो दैट इट कुड नॉट लीव एसिटाइलकोलिन into acetate and choline. In this way, acetylcholine accumulated and cholinergic activity increase. Effect show on both nicotinic and muscarinic receptor, यानी कि दोनों यहाँ पे रिसेप्टर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं ना। कहीं पे कोई रिसेप्टर निकोटिनिक प्रेजेंट हो सकता है, कहीं पे मस्क्यूरिनिक होता है। जैसे कि मस्क्यूरिनिक M1, M2, M3। M1 हमारे पास स्टमक में होता है, M2 हार्ट में होता है, M3 ब्लैडर में होता है, आइज़ में होता है। आग से निकोटिनिक की दो क्लासिफिकेशन थी, निकोटिनिक मस्कुलर जो हमारे पास था, एक निकोटिनिक गैंग्लियोनिक था, NN। ये हमारे पास जहाँ जहाँ प्रेजेंट होता है वहाँ एक्टिविटी को ये क्या करवा देगा, इंक्रीज़ करवा देगा। अब इसमें जो हमारी ड्रग्स की क्लासिफिकेशन आ रही थी इसको आपने बहुत अच्छे से याद रखना। एक रिवर्सिबल थी, एक इरिवर्सिबल थी। रिवर्सिबल में कौन सी आ रही थी, एंड्रोफोनियम, नियोस्टिगमीन, पैरिडोस्टिगमीन, फाइजोस्टिगमीन। ये सारी माइनर मतलब फंक्शंस के लिए यूज़ होती हैं, बट स्टिल ये चारों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, MCQ में पूछनी जाती है। इरिवर्सिबल हमारे पास आती है इकोथायोफेट और एक सिरेन गैस। इसको हम कम ही यूज़ करते हैं। आपको पता है अगर ये इरिवर्सिबली डिग्रेडेबल मटेरियल को इनहिबिट करिए तो यहाँ पे एसिटाइलकोलिन कितना ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हमारी जो बॉडी है वो टॉक्सिसिटी की तरफ चली जाएगी। दैट्स वाई इस तरह के ड्रग्स यूज़ नहीं करते, बट स्टिल इन सम केसेस में हम इसको आर्टिफिशली यूज़ कर रहे होते हैं। अब सबसे पहले जो ड्रग है इसे एंड्रोफोनियम, वो हम पढ़ते हैं। ये एक रिवर्सिबल ड्रग है, मतलब रिवर्सिबली इनहिबिट करती है इसको। जब हमें इसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, एसिटाइलकोलिन का फंक्शन इंक्रीज़ हो जाता है, कोलिनर्जिक एक्टिविटी इन्हांस हो जाती है, इसको हम इनहिबिट करा देते हैं। तो मतलब रिवर्सिबली इनहिबिशन का काम करती है। एंड्रोफोनियम शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, मतलब 10 to 20 मिनट्स तक आपकी बॉडी में रहती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये रैपिडली बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है।
किसके किसके थ्रू एलिमिनेट होती है, ये यूरिन के थ्रू एलिमिनेट होती है। और इसका जो पेरिफेरल पार्ट है बॉडी का, उसमें लिमिटेड एक्शन होता है। ये क्वाटर्नी अमाइन है। अब क्वाटर्नी अमाइन और टर्शरी अमाइन हमने लास्ट सेशन में बहुत अच्छी तरह डिटेल में पढ़े थे। क्वाटर्नी अमाइन क्या थे, जो CNS जो वो ड्रग जो लिपोफिलिक नहीं थी, जो लायोफिलिक थी और जो वाटर लविंग थी। जो आपको पता है जो हमारा ब्रेन है उसके अराउंड एक ब्लड ब्रेन बैरियर है। जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो किससे बना है, वो हमारे लिपिड से बना है। तो जो वाटर सोलेबल ड्रग है वो लिपिड को तो क्रॉस नहीं कर सकती तो क्या होगा, वहाँ पे अपना कोई इफेक्ट या टॉक्सिसिटी शो ही नहीं करेगी। तो एंड्रोफोनियम हमारे पास क्या है, ये क्वाटर्नी अमाइन है, क्वाटर्नी अमोनियम है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती, CNS में नहीं जाती। अब ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, इसको हम जैसे बताया इसका फंक्शन बहुत लिमिटेड है क्योंकि ये शॉर्ट एक्टिंग है। लेकिन ये किस लिए यूज़ होती है, ये डायग्नोसिस के लिए यूज़ होती है। माइस्थीनिया ग्रेविस को डायग्नोसिस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और माइस्थीनिया ग्रेविस क्या है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि क्या है। और रिवर्सिंग द अफेक्ट ऑफ नॉन पोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। आगे हम पढ़ेंगे हमारे पास जो एक टाइप निकोटीनी की टाइप है, एक पोलराइजिंग हमने पहले भी पढ़ा है, लास्ट सेक्शन में बल्कि पढ़ा है। जो निकोटीनी की टाइप है उसमें हमारे पास एक नॉन पोलराइजिंग थी और पोलराइजिंग थी। उसमें जो नॉन पोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स हैं, या अगर उनकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो उनके इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए हम क्या देते हैं, एंड्रोफोनियम देते हैं। अब हमारे पास माइस्थीनिया ग्रेविस क्या डिजीज़ है, ये एक क्रोनिक ऑटोइम्यून डिजीज़ है या न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, जो इम्यूनिटी है हमारी, जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज़ बनाता है। एंटीबॉडीज़ इज़ अ काइंड ऑफ प्रोटीन्स। और एंटीबॉडीज़ किसके खिलाफ बनती है, जो हमारी बॉडी में हार्मफुल बैक्टीरिया, केमिकल्स या इस तरह के कोई भी हमारे हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती है। इस डिजीज़ में क्या होता है कि वो एंटीबॉडीज़ आपके कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के खिलाफ बनाना शुरू कर देता है और कोलिनर्जिक स्पेशली निकोटिनिक रिसेप्टर पे अटैक करना शुरू कर देता है। जो एंटीबॉडीज़ थी वो हमारे जो रिसेप्टर्स थे कोलिनर्जिक के उन पे अटैक करना स्टार्ट कर देती है, स्पेशली निकोटिनिक रिसेप्टर पे। जब हमारे पास रिसेप्टर की कमी हो जाएगी, जब रिसेप्टर कम हो जाएंगे तो एसिटाइलकोलिन की बाइंडिंग भी कम हो जाएगी क्योंकि रिसेप्टर अवेलेबल नहीं होंगे। जब एसिटाइलकोलिन की कमी हो जाएगी तो उससे क्या होगा, हमारे पास इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व्स इम्पल्स टू द मसल्स ये कम हो जाएगी। क्या होगा कि हमारा एसिटाइलकोलिन क्या करवाता था, स्केलेटल मसल में कॉन्ट्रैक्शन कराता था। जब एसिटाइलकोलिन बाइंड ही नहीं होगा क्योंकि हमारे पास रिसेप्टर ही नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं वो उनमें कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी तो नर्व्स इम्पल्स और ट्रांसमिशंस नहीं होंगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा, आइज़ के जो मसल है वो वीक हो जाएंगे, ड्रॉपिंग ऑफ आईलाइड हो जाएगी। हमारे पास डबल विजन मतलब नज़र सही नहीं आएगा क्योंकि हमारे जो कहते हैं पट्टे कमज़ोर हो गए हैं वो हो जाएंगे। और चेंज फेशियल एक्सप्रेशंस। अब हमारे जो फेस की जो स्किन होती है उसमें हमारे मसल्स टाइट होते हैं। जैसे जैसे एजिंग स्टार्ट होती है तो वो लूज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये अगर ये डिजीज़ हो जाए इसमें भी हमारे पास क्या होता है, फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और रिंकल्स ऐसे ऐसे पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। और डिफ़िकल्टी स्वॉलिंग में भी डिफ़िकल्टी होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी इस तरह। और अब ये इसके सारे डिज़ीज़ के जो मैंने आपको बताया सिम्टम्स है। अब ये जो ड्रग है ये डायग्नोसिस में कैसे यूज़ होती है, ये तो हमने पढ़ लिया कि ये डिजीज़ इस तरह है और इसके सिम्टम्स ये हैं। अब हम इसको इस ड्रग के थ्रू डायग्नोस कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। हाउ एंड्रोफोनियम इज़ यूज टू डायग्नोज द माइस्थीनिया ग्रेविस। हमने एंड्रोफोनियम दिया IV के थ्रू यानी कि इंजेक्शन के थ्रू। अब जो मेरे पास मसल स्ट्रेंथ थी वो बहुत वीक थी क्योंकि मैंने आपको बताया एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन कम हुई होगी तो मसल स्ट्रेंथ क्या होगी, वीक होगी। अब वीक थी तो अगर मसल स्ट्रेंथ ये देने से इम्प्रूव हो गई तो चांसेस है कि हमारे पास क्या डिजीज़ हुई हुई थी, माइस्थीनिया ग्रेविस। हमने डायग्नोस कर लिया। क्या होगा कि जो ये एंड्रोफोनियम है ये अपना एक्शन 30 सेकेंड्स में शो करवा देती है और एक्शन लास्ट करता है 10 मिनट्स तक। मतलब 30 सेकेंड से लेकर 10 मिनट्स तक हमें पता चल जाएगा मसल स्ट्रेंथ अगर इम्प्रूव हो गई तो मतलब माइस्थीनिया ग्रेविस था। और अगर इन केस ये देने से भी मसल स्ट्रेंथ इम्प्रूव ना हुई तो मतलब कि मसल वीकनिंग किसी और रीज़न की वजह से थी। इस तरह हमें पता चल जाएगा जो एंड्रोफोनियम यूज़ होगी डायग्नोसिस के लिए माइस्थीनिया ग्रेविस, क्योंकि बहुत जल्दी शॉर्ट एक्टिंग है, बहुत जल्दी अपना अफेक्ट भी शो करती है। इस तरह हम इसको फाइंड कर लेंगे। अब क्या होगा इन केस ऑफ टॉक्सिसिटी, अगर हमने एंड्रोफोनियम बहुत ज़्यादा दे दिया क्योंकि अब ड्रग है तो हमने एक एक्यूरेट क्वांटिटी में देनी है। अब क्या होगा अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो गई है
तो ये क्या कर देगा, कोलिनर्जिक क्राइसिस क्रॉस करवा देगा। कोलिनर्जिक क्राइसिस हमारे पास क्या होते हैं, ये भी हमारे पास वीकनिंग ऑफ मसल्स ही होते हैं। अच्छा, अगर ये वीकनिंग ऑफ मसल्स होते हैं तो फिर माइस्थीनिया ग्रेविस क्या होता है, वो भी तो वीकनिंग ऑफ मसल्स होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि इसमें भी हमारे पास क्या होता है, इसके सिम्टम्स है स्वेटिंग इंक्रीज़ हो जाती है, स्लाइवेशन इंक्रीज़ हो जाती है, लैक्रीमेशन होता है, यूरिनेशन होता है, डायरिया होता है, जीआईटी में पेन होता है। लेकिन अगर एंड्रोफोनियम देने से हमारा जो कंडीशन है मसल स्ट्रेंथ की इम्प्रूव हो गई है तो मतलब वो माइस्थीनिया ग्रेविस है। और अगर इम्प्रूव नहीं हुई तो कोलिनर्जिक क्राइसिस है या कोई और सिम्टम्स भी हो सकते हैं। और अगर एट्रोपिन की टॉक्सिसिटी हो गई है तो हम क्या देंगे, इस एंड्रोफोनियम की टॉक्सिसिटी में एट्रोपिन देंगे एज ए एंटीडोट इसकी टॉक्सिसिटी को रिकवर करने के लिए। ये हमने पढ़ ली। इस ड्रग क्या था हमारे पास, शॉर्ट एक्टिंग थी। शॉर्ट एक्टिंग था, कितनी देर लास्ट करती थी, 10 to 20 मिनट्स लास्ट करती थी माइस्थीनिया ग्रेविस में। और न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकर्स की टॉक्सिसिटी में हम इसको देते थे। अब हम तो सेकेंड ड्रग है वो हम पढ़ेंगे फाइजोस्टिग्मीन। ये हम नेचुरली प्लांट से हासिल करते हैं। ये टर्शरी अमाइन है जो हमने पढ़ी थी लास्ट, हमने कौन सी पढ़ी है अभी, एंड्रोफोनियम। ये हमारे पास थी क्वार्टरनी अमाइन। क्वार्टरनी अमाइन मतलब ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करी थी। या टर्शरी अमाइन मतलब ये सीएनएस से क्रॉस करेगी, ये लिपोफिलिक है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर में जाके सीएनएस में चली जाएगी। अब ये क्या है, नेचुरली फाउंड करते हैं प्लांट से, नाइट्रोजीनियस कार्बमिक एसिड एस्टर्स हैं और ये इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग है। हमने जो लास्ट टाइम पढ़ी थी एंट्रोफोनियम वो शॉर्ट एक्टिंग थी, ये हमारे पास इंटरमीडिएट एक्टिंग है, 30 मिनट से 2 आवर्स तक लास्ट करती है। इसके एक्शंस क्या है, ये भी बहुत रिसेप्टर्स पे अपना एक्शन शो करवाती है, जीआईटी कॉन्ट्रैक्शन कराती है, मियोसिस कराती है, ब्रेडिकार्डिया कराती है, हाइपरटेंशन कराती है। अब हमने ये ड्रग दी, ये ड्रग देने से आपको पता है पैरासिम्पैथेटिक के जो हमारे पास फंक्शन है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। अब ब्रेडिकार्डिया, अब हमने ये ड्रग दी तो ऐसा नहीं है ड्रग दी और ज़्यादा ब्रेडिकार्डिया हो गया। पैरासिम्पैथेटिक में वैसे हार्ट रेट हमारे पास नॉर्मल होता है 70 to 75। ये ड्रग दी, जब इस ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाएगी फिर हमारे पास ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन होगी। अब हम पढ़ते हैं इसका थेरेप्यूटिक यूज़ क्या है, ये कहाँ पे यूज़ होती है, ये एट्रोपिन की टॉक्सिसिटी में यूज़ होती है। अब यहाँ पे एंड्रोफोनियम की टॉक्सिसिटी में एट्रोपिन एज ए एंटीडोट यूज़ हो रहा था और एट्रोपिन की टॉक्सिसिटी में एंटीडोट क्या यूज़ हो रहा है, फाइजोस्टिग्मीन यूज़ हो रहा है। और ये रिवर्स करती है किसके इफेक्ट को, न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकर्स के इफेक्ट को भी रिकवर करती है। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या आते हैं, ये फाइजोस्टिग्मीन हम क्लिनिकली यूज़ भी करते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या आते हैं, इसके सीएनएस पे इफेक्ट आते हैं। क्यों सीएनएस पे इफेक्ट आते हैं, मैंने आपको बताया है कि टर्शरी अमाइन है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगी। जब ये सीएनएस में जाएगी तो वहाँ पे भी अगर इस ड्रग की टॉक्सिसिटी हो गई तो अपना एडवर्स इफेक्ट शो करेगी, कन्फ्यूजन होगी, एक्सट्रीम ब्रेडिकार्डिया होगा। अब क्या होगा, इनहिबिशन ऑफ एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस। जब एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस का इनहिबिशन होगा तो हमारे पास क्या होगा, जैसे भी हमने मैकेनिज्म पे पढ़ा है, एसिटाइलकोलिन एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, हमारे पास एसिटाइलकोलिन एक्यूमुलेट हो जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। जब एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी तो ये स्केलेटन मसल्स का क्या करा देगा, पैरालिसिस करा देगा, ट्विचिंग होगा, फैसिकुलेशंस होगी ड्यू टू द कॉन्टिन्यूस डीपोलराइजेशन। ये हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है और यहाँ पे हमारे पास रिसेप्टर लगे हुए हैं। ये हमारे पास एसिटाइलकोलिन आया, ये हमारे पास वो मॉइस्चर था, इसको ड्रग्स ने इनहिबिट कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगी। और ये कॉन्टीन्यूसली ड्रग्स को डीपोलराइज करें मेम्ब्रेन को। जब मेम्ब्रेन कॉन्टीन्यूस स्केलेटन मसल की मेम्ब्रेन एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर डीपोलराइज होगी तो क्या करवा देगी, पैरालिसिस करवा देगी, ट्विचिंग करा देगी, फैसिकुलेशंस होंगी। अब जो हमारी थर्ड ड्रग है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है नियोस्टिग्मीन। ये सिंथेटिक कंपाउंड है और ये भी कार्बमिक एसिड एस्टर है, ये भी इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग है। जो एंड्रोफोनियम थी वो शॉर्ट एक्टिंग थी, जो हमारे पास फाइजोस्टिग्मीन थी वो हमारे पास इंटरमीडिएट एक्टिंग थी, ये भी हमारे पास इंटरमीडिएट एक्टिंग है। कितनी देर बॉडी में रहती है, 30 मिनट्स to 2 आवर्स तक बॉडी में रहती है। और इसका फंक्शन फाइजोस्टिग्मीन से सिमिलर ही है, बट ये फाइजोस्टिग्मीन से डिफ्रेंशिएट कहाँ पे कर रही है, इट इज़ आ क्वार्टरनी अमाइन। क्वार्टरनी अमाइन ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती, लेकिन जो हमारे पास थी फाइजोस्टिग्मीन वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके सीएनएस में भी अपनी अफेक्ट शो करवा रही थी। इसका अफेक्ट क्या होगा, इसका जैसे उसका अफेक्ट भी स्मूथ मसल्स में था, लेकिन नियोस्टिग्मीन का अफेक्ट स्मूथ मसल्स पे, स्केलेटन मसल्स पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फाइजोस्टिग्मीन। इट कॉज कॉन्ट्रेक्टिलिटी या कॉन्ट्रेक्टिलिटी भी कराते हैं। अब हमने देख लिया कि नियोस्टिग्मीन और फाइजोस्टिग्मीन ऑलमोस्ट सिमिलर ड्रग्स थी, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा था
डिफरेंस यहाँ पे आ रहा था कि वो टर्शरी अमाइन थी, ये क्वाटरनरी अमाइन है, उसका स्केलेटल मसल पे भी इफेक्ट था, इसका भी स्केलेटल मसल पे इफेक्ट है, लेकिन इसका ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट। अब इसके थेरेपेटिक इफेक्ट्स क्या है, स्टिमुलेट करती है ब्लडर को, जीआईटी को। ये माइस्थीनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है और एंटीडोट ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स के तौर पे भी यूज़ होती है। अब हमने देखा कि जो हमारे पास एंड्रोफोनियम थी वो माइस्थीनिया ग्रेविस के डायग्नोसिस में यूज़ हो रही थी, और जो नियोस्टिग्मिन है ये उसके ट्रीटमेंट में, मैनेजमेंट में यूज़ हो रही है। ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट कैसी है, हम ड्रग देंगे तो जो मसल्स हमारे पास वो एसिटाइलकोलिन हमारे पास है लेकिन रिसेप्टर्स हमारे पास नहीं है, तो वो उस कंडीशन को इम्प्रूव करेंगे और मसल्स की वीकनिंग को ठीक करेंगे। अब इसके एडवर्स इफेक्ट कहाँ पे आते हैं, जो कॉमन एडवर्स इफेक्ट हैं कोलिनर्जिक सिस्टम के, यानी कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये इसमें अगर टॉक्सिसिटी हो जाए तो जो इफेक्ट आते हैं, क्या इफेक्ट आते हैं, हमारे पास हार्ट रेट लो हो जाता है, ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, जो एक्सेसिव लैक्रिमेशन होती है, एक्सेसिव स्लाइवेशन होती है, जीआईटी की जो मोटिलिटी है वो हमारे पास क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है, एक्स्ट्रा इंक्रीज़ हो जाती है। ये जो हमारे पास सारे इफेक्ट्स आते हैं ये इस ड्रग से आते हैं, जो कॉमन कोलिनर्जिक सिस्टम के इफेक्ट्स हैं। डोंट इफेक्ट सीएनएस को इफेक्ट नहीं करती क्योंकि सीएनएस में जाती नहीं है। डोंट यूज़ इन एट्रोपिन टॉक्सिसिटी, हमने पढ़ा था जो फाइजोस्टिग्मिन था वो एट्रोपिन की टॉक्सिसिटी में यूज़ हो रहा था, ये नहीं यूज़ होगा, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है व्हेन ऑब्स्ट्रक्शन इन इंटेस्टाइनल एंड यूरिनरी ट्रैक। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये अगर ब्लैडर है, ये अगर ब्लैडर है या और अगर इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई रुकावट है, कोई स्टोन्स कह सकते हैं, तो अगर हमने ये नियोस्टिग्मिन दी और रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आई तो ये वहाँ पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी। जब एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी तो वहाँ पे अपनी टॉक्सिसिटी कॉज करती है। इसलिए अगर बॉडी में किसी भी तरह की जीआईटी में, यूरिनरी ट्रैक में, इंटेस्टाइनल ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है, स्टोन्स है, कोई ऐसा मामला है तो हम ये ड्रग यूज़ नहीं करते। अब हमारे पास है पैरिडोस्टिग्मिन भी सेम है नियोस्टिग्मिन की तरह। अब डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है कि ये हमारे पास इंटरमीडिएट एक्टिंग की है, ये 30 to 2 आवर्स लास्ट करी थी, ये 3 to 6 आवर लास्ट करेगी। ये भी माइस्थीनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट में ही यूज़ होती है, ये दोनों माइस्थीनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं। और जो एंड्रोफोनियम है वो उसके डायग्नोसिस में यूज़ होती है, जो फाइजोस्टिग्मिन है वो एट्रोपिन की टॉक्सिसिटी में यूज़ होता है, और रिवर्स करता है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स के इफेक्ट को। अब जो हमारे पास ये एक ड्रग्स थी जो माइनर कैटेगरीज में आ रही थी, जिसमें क्या थी, डोनिप्रिसिल, रिवास्टिग्मिन एंड ग्लेंटामाइन। ये हमारे पास जो ड्रग थी, ये अब जो पेशेंट है अल्जाइमर का पेशेंट है, उसमें कोलिनर्जिक न्यूरॉन कम होते हैं। जब कोलिनर्जिक न्यूरॉन कम होंगे तो एसिटाइलकोलिन का लेवल भी कम होगा। एसिटाइलकोलिन का लेवल कम होगा तो क्या होगा, हमारे पास कोलिनर्जिक एक्टिविटी कम हुई होगी, तो उस केस में हम ये ड्रग देते हैं वाइल ऑल अदर यूज टू डिले द प्रोग्रेशन ऑफ दिस डिजीज़। मतलब क्या होगा कि अगर ये डिज़ीज़ आपके पास 100% एडवर्स इफेक्ट शो करी है, अगर हम ये ड्रग देते हैं तो अफेक्ट क्या हो जाएंगे, अफेक्ट मिनिमाइज़ हो जाएंगे, अफेक्ट कम हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन कोई भी ड्रग इस अफेक्ट्स को नन कैन स्टॉप इट्स प्रोग्रेशन, मतलब इस डिज़ीज़ को रोक नहीं सकते लेकिन उसके अफेक्ट कम कर सकते हैं। और इसका एडवर्स इफेक्ट क्या आता है, जीआईटी डिस्ट्रेस कॉज करता है। ये एक ड्रग थी टेसाइन या ट्रेनाइन, जो भी आप इसे प्रोनाउंस करें, ये हम यूज़ नहीं करते, ये भी इसी कैटेगरी में आती है, लेकिन हम ये यूज़ नहीं करते क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा हाइपोटॉक्सिसिटी होती है। सबसे पहले इस ड्रग को एलिमिनेट किया, उसके बाद अल्जाइमर में ये ड्रग्स यूज़ होती है प्रोग्रेशन को, डिजीज़ के प्रोग्रेशन को स्लो डाउन करने के लिए। हमने इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में 2 क्लासेस पढ़ी थी, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में जितने ड्रग्स थी हमने वो सारी पढ़ ली। अब हमारे इरिवर्सिबल की तरफ, इरिवर्सिबल में क्या है, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक्स। मैंने आपको बताया था अगर ये इरिवर्सिबली इनहिबिट करेंगी एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस को, तो क्या होगा, टॉक्सिसिटी कॉज होगी। पैराथायोन, मेलाथायोन, ये हम एज ए इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। अब इकोथायोफेर है, ये एक ऑर्गेनोफेज है और ये कोवैलेंटली बाइंड करता है फॉस्फेट ग्रुप के साथ जो एक्टिव साइट पर प्रेजेंट होता है एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस के, मतलब एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस पे जो फॉस्फेट ग्रुप है उसके साथ ये कोवैलेंटली बाइंड करता है। इरिवर्सिबल बाइंडिंग होती है, एंजाइम है परमानेंटली ब्लॉक होता है। परमानेंटली ब्लॉक होगा तो एज यू नो एसिटाइलकोलिन
कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब इसकी एक्शन क्या है, ये ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी कॉज करता है, प्रोड्यूस इंटेंस मायोसिस। मायोसिस क्या था, आइज़ का कॉन्ट्रैक्शन, आइज़ में इंटेंस मायोसिस प्रोड्यूस करता है, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर को डिक्रीज़ करता है और ये ग्लोकोमा में यूज़ हो सकता है, ओपन एंगल ग्लोकोमा में ट्रीटमेंट में यूज़ हो सकता है। एडवर्स इफेक्ट क्या आते हैं, ये हमारे पास कोलिनर्जिक क्राइसिस, जो मैंने आपको पहले बताया कोलिनर्जिक क्राइसिस क्या है, कोलिनर्जिक क्राइसिस क्रॉस करता है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, क्रॉस करता है रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब ये सारे इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। अब हम इसको एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। हमारे पास कितनी ड्रग्स थी, हमने सबसे पहले पढ़ा एंट्रोफोनियम हमें कहाँ पे हमारे पास यूज़ हो रही थी, ये हमारे पास मैस्टीनिया ग्रेविस के डायग्नोसिस में यूज़ हो रही थी। फिर हमने पढ़ा फाइजोस्टिगमिन, ये उसके फाइजोस्टिगमिन पढ़ा। देन उसके बाद हमने पढ़ा नियोस्टिगमिन एंड द पायरिडोस्टिगमिन। जो नियोस्टिगमिन था ये उसके ट्रीटमेंट में यूज़ हो रही थी, और जो फाइजोस्टिगमिन था वो एट्रोपिन की टॉक्सिसिटी को ठीक कर रहा था, और जो पायरिटोस्टिगमिन सेम एज नियोस्टिगमिन था, और ये भी माइस्थीनिया ग्रेविस के जो सिम्टम्स थे उनको मैनेज कर रहा था। उसके बाद हमने कोई माइनर एक्टिंग ड्रग्स पढ़ी जो कि अल्जाइमर के पेशेंट्स में यूज़ हो रही थी, और इरिवर्सिबल में हमने एक ड्रग पढ़ी विच इज़ द इकोथायोफेट।